रनकपुर गांव में सविता अपने परिवार के साथ रहा करती थी। वो बहुत ही सुंदर थी, साथ ही उसका व्यवहार भी बहुत शांत था। वो रोज सुबह गांव के मंदिर में जाकर पूजा किया करती और उसी गांव में रहने वाला संजय उसे रोज मंदिर में आते जाते देखा करता। एक रोज वो उससे रास्ता रोक कर कहता है, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है सविता। ऐसी भी क्या बात करनी है तुम्हें? और तुम मुझे ऐसे रोज रोज क्यों घूरने आ जाते हो रोज? यानी तुम जानती थी कि मैं तुम्हें देखता हूँ। अब तुम मुद्दे की बात पर आओगे या मैं घर जाऊँ? नहीं नहीं, मुझे ये कहना था कि मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ, प्यार करने लगा हूँ तुमसे। उसकी ये बात सुनकर सविता शर्मा कर वहाँ से चली जाती है, क्योंकि उसके दिल में भी संजय के लिए कहीं न कहीं वही एहसास थे जो कि संजय के दिल में उसके लिए। इस तरह दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताने लगते हैं और उनके बीच में प्यार बढ़ता जाता है। दोनों अपने अपने घर में एक दूसरे के बारे में बताते हैं तो उनके माता पिता उनकी शादी के खिलाफ होते हैं। ऐसे में दोनों परेशान हो जाते हैं। संजय, अब हमारा क्या होगा? क्या हम कभी साथ नहीं रह पाएंगे? ऐसा मत कहो सविता, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। मैं भी तुम्हारे अलावा किसी से शादी नहीं करना चाहती, लेकिन अपने माता पिता के खिलाफ कैसे जा सकते हैं? अगर हमें साथ रहना है तो हमारे पास एक ही रास्ता है, हम भागकर शादी कर लेते हैं। ये तुम क्या कह रहे हो भला? हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि एक बार शादी हो जाने के बाद हमारे माता पिता किसी और से हमारी शादी के लिए जबरदस्ती नहीं कर सकते। मेरी बात मानो, यही सही है। सविता संजय से बहुत प्यार करती थी, इसीलिए वो उसकी बात मान जाती है और दोनों भागकर शादी कर लेती हैं। ये बात जब उनके घर वालों और गांव वालों को पता चलती है तो वो उन्हें अपनाने की जगह उन्हें गांव से निकाल देते हैं। दोनों दुखी होकर दूसरे गांव में एक टूटे फूटे मकान में किराए पर रहना शुरू कर देते हैं। सुनो, जल्दी ही हमें कोई काम ढूंढना होगा, वरना हमारा गुजारा करना मुश्किल हो जाएगा। वैसे भी हमारे पास जो पैसे थे वो इस घर के किराए में चले गए हैं। हाँ, मैं समझता हूँ हमारे साथ रहने के फैसले के कारण ये सब हो गया, लेकिन तुम चिंता मत करो और हिम्मत रखो, मैं जल्द ही कोई काम ढूंढ लूंगा। हाँ बिल्कुल, और मैं तुम्हारी मदद करूँगी। अगले दिन संजय गांव में काम की तलाश में निकल जाता है। कड़ी दोपहरी में भटकने के बाद उसे एक राशन की दुकान पर काम मिल जाता है। अब संजय रोज मेहनत से दुकान पर काम करता। लगभग 1 महीना बीत चुका था। ऐसे में संजय की जो पगार आती है वो घर के किराए और राशन में खर्च हो जाया करती है। ऐसे में सविता अपने पति का हाथ बटाने के लिए पकौड़े बनाकर बाजार में बेचना शुरू करती है। गरम गरम पकौड़े खाओ, आलू प्याज गोभी के पकौड़े, गर्मा गरम पकौड़े खाओ। अरे वाह, क्या बढ़िया खुशबू आ रही है पकौड़ों की। जरा एक प्लेट प्याज के पकौड़े देना। जी जी भाई साहब, अभी देती हूँ। बस पहले दिन के हिसाब से सविता के बनाए पकोड़ों की ज्यादा बिक्री नहीं होती और शाम होते ही वो ठेला लेकर घर पहुँचती है। कुछ ही देर में जब संजय घर लौटता है और मुंह हाथ धोकर खाना खाने बैठता है तो प्लेट में पकोड़ों को देखकर कहता है, तुमने आज खाने में पकोड़े भी बनाए हैं? नहीं, वही पकौड़े मैंने बेचने के लिए बनाए थे, लेकिन पहले ही दिन था इसलिए सारे बिके नहीं। इन्हें बर्बाद करने से अच्छा इसे हम खा लेंगे। सविता, गरीबी के चलते मेरे साथ साथ तुम्हें भी इतनी मेहनत करनी पड़ रही है। तो क्या हुआ संजय, वैसे भी पति का हर हालत में साथ देना ही तो पत्नी का धर्म है ना। अब खाना खा लीजिए, वैसे भी बहुत रात हो चुकी है। अब बीतते समय के साथ जहाँ संजय दुकान में मेहनत करता तो वहीं सविता तरह तरह की पकोड़ी बनाकर बेचने लगती है और उसके स्वादिष्ट पकोड़े खाने के लिए अब लोगों की संख्या भी बढ़ने लगती है। और एक समय ऐसा आता है जब पकोड़े खाने के लिए उसके ठेले पर बहुत भीड़ लगनी शुरू हो जाती है, जिसके चलते बाजार में पकोड़े की दुकान लगाने वाली कांता को बहुत जलन होती है। देखो तो सही इस नासपिटी को, जब से इसने बाजार में पकोड़े बेचना शुरू किया है तब से इसके ठेले पर हमेशा ही भीड़ लगी रहती है और मेरी दुकान की तरफ तो लोग मुड़कर भी नहीं देखते। इसका तो कुछ करना पड़ेगा। जलन के चलते अगले दिन जब सविता अपना ठेला लेकर पहुंचती है, कांता एक लाठी लेकर उसके ठेले को तहस नहस करने लगती है। हे भगवान,
अरे ये तुम क्या कर रही हो? मेरे ठेले को क्यों तोड़ रही हो? मैं कहती हूँ हटो यहाँ से, हटो। हटेगी तो तू यहाँ से। इस बाजार में ठेले वाले के लिए जगह नहीं है। अपना टूटा ठेला लेकर निकल यहाँ से। पर ऐसा क्यों? मैं तो इतनी मेहनत से ये काम कर रही हूँ, फिर तुम मुझसे ऐसा क्यों कह रही हो? जाती है या ये सब सामान उठाकर फेंक दूं मैं? बाजार के सभी लोग सविता को घूर रहे थे। तभी वो अपना ठेला लेकर वहाँ से चली जाती है और शाम को ये बात संजय को बताती है। यानी वो औरत तुम्हें बाजार में पकोड़े बेचने से मना कर रही है? हाँ, साथ ही ठेला भी तोड़ दिया, इसलिए उसकी मरम्मत भी करवानी पड़ेगी। यानी तुम फिर पकोड़े बेचने जाओगी? हाँ बिल्कुल जाऊंगी। पकौड़े बेचने से ही तो थोड़े पैसे आ रहे हैं, और जो काम अच्छा चल रहा है मैं उसे किसी के कहने या मना करने से क्यों बंद कर दूं? लेकिन सविता, अगर उसने 2 बार ऐसा किया तो फिर? नहीं, रहने दो, तुम पकोड़े बेचने मत जाओ। अरे आप डरिए मत, क्योंकि मैं कोई बुरा काम नहीं कर रही हूँ, बल्कि मेहनत से कमा रही हूँ। सविता अगले दिन निडर होकर बाजार में पकोड़े बेचने जाती है। उसे फिर से बाजार में देखकर कांता हैरान हो जाती है। ये ऐसे नहीं मानने वाली, इसे तो अच्छा सबक सिखाना ही होगा। सविता आवाज लगा लगा कर अपना काम कर रही थी। तभी कांता बाकी के दुकानदारों को भी अपने साथ ले आती है और अचानक ही सविता पर हमला कर उसे मारने लगती है। बचाओ मुझे, कोई बचाओ, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। बाजार में आते जाते लोग सविता की ये हालत देख रहे थे। कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं बढ़ता। तो उधर राशन की दुकान पर संजय को सविता की चिंता सताने लगती है। तो वो तुरंत छुट्टी लेकर बाजार की ओर जाता है, जहाँ उसे सविता बहुत ही बुरी तरह घायल मिलती है और वो उसे अस्पताल लेकर जाता है और उसकी मरहम पट्टी करवा कर घर ले आता है। क्या हालत कर दी है उन्होंने तुम्हारी? ऐसी भी क्या दुश्मनी जो किसी की जान पर बनाए? पता नहीं, हम गरीबों के नसीब में इतने क्यों दुख लिखे हैं। कुछ ही दिनों में सविता घर पर रहती है। उसकी दवाइयों में बहुत खर्चा होता है, जिससे फिर से पैसों की तंगी होने लगती है। तो सविता ठान लेती है कि भले ही वो पकोड़े बेचने बाजार नहीं जाएगी, लेकिन घर बैठे ही पकोड़े जरूर बेचेगी। जिसके लिए वो पकोड़े बनाते हुए एक वीडियो बनाती है और उसे YouTube पर डाल देती है, जो कि बहुत वायरल होने लगती है। जिसके बाद वो अलग अलग तरह के पकोड़े बनाकर वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करती, जिसके कारण उसकी बहुत चर्चा होने लगती है और कई लोग उसे अपने ढाबे में काम के लिए भी कहते हैं। लेकिन वो किसी के यहाँ काम ना करते हुए ऑनलाइन फूड वेबसाइट्स के जरिए लोगों तक अपने बनाए स्वादिष्ट पकोड़े बेचने लगती है, जिससे उसे फायदा भी होता है। सविता, डिलीवरी वाला बाहर खड़ा है, जल्दी पकोड़े ले आओ। जी बस हो गया, ये लीजिए। संजय डिलीवरी वालों को पकोड़े दे देता है और वो वहाँ से चला जाता है। इस तरह धीरे धीरे गरीब पकोड़े वाली अपने बनाए स्वादिष्ट पकोड़ों के लिए पूरे गांव में चर्चित हो जाती है। ये खबर जब कांता के कानों में पड़ती है तो उसे और जलन होने लगती है, लेकिन इस बार भी वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती। एक रोज पकोड़ों की बिक्री से आई कमाई से सविता घर में नया चूल्हा लाती है। आखिरकार तुम्हारी मेहनत रंग लाई सविता। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी तुमने हार नहीं मानी और काम करती गई। और इसमें मेरा साथ दिया है आपने, और वैसे भी ये तो अभी शुरुआत है। मुझे तुम पर गर्व है, क्योंकि तुमने अपनी मेहनत लगन से काम करते हुए खुद को चर्चित किया है। भगवान बस ऐसी कृपा बनाए रखे हम पर। इसके बाद दोनों पति पत्नी अपने काम पर ध्यान देते हैं और अपनी आर्थिक स्थिति को पटरी पर ले आते हैं। तो वहीं गांव और आसपास के लोग सविता को गरीब पकोड़ी वाली के नाम से बुलाने लगते हैं, क्योंकि उसके बनाए तरह तरह के पकोड़े बहुत स्वादिष्ट थे। हरिया अपनी पत्नी माला और बूढ़ी माँ कमला के साथ रहा करता था। हरिया की ज्यादातर कमाई खेती से ही हो जाया करती थी, लेकिन हरिया बहुत ही कंजूस था। वह हर एक चीज में नाप तौल करके ही दाम लगाता। एक रोज हरिया बाजार जाता है। चलो आज बाजार आया हूँ तो माँ के लिए साड़ी, और माला ने कहा था घर का राशन खत्म है, वो लेता चलता हूँ। अरे हरिया, क्या बात है, आज तो तेरे दर्शन हो गए, वो भी बड़े दिनों बाद। अरे सेठ जी, बस मैं तो माँ के लिए साड़ी और घर का राशन लेने आया था।
आप बताइए, आप किस काम से आए हैं? अरे मार्केट में दुकान लगाने वालों से वसूली करने आया था। समय पर पैसा ही नहीं देते ये लोग। और हाँ, पैसों से याद आया, तेरा पुराना कर्ज भी तो अभी बकाया है, उसका क्या? अरे सेठ जी, आप भी हद करते हैं। जल्दी आपके पैसे दे दूंगा, चिंता क्यों करते हैं आप? एक नंबर का कंजूस है ये। 1 साल हो गए लेकिन इसने अब तक मुझे पैसे नहीं दिए हैं। सड़ी हुई सब्जी घर भिजवा देता है। मेरी धर्म पत्नी भी खुश हो जाती है और इसके ही गुण गाती रहती है। अच्छा तो सेठ जी, मैं चलता हूँ, खेतों में भी जाना है, थोड़ा सामान ले लूं। हरिया एक साड़ी की दुकान पर पहुंचता है। अरे साड़ी वाले भैया, साड़ी तो बड़ी अच्छी लगाई है आपने, क्या रेट है? दुकानदार भी साड़ी के रेट 500 से 1000 रुपए बताता है। और ये सुनकर हरिया कुछ देर के लिए सोच में पड़ जाता है। अरे बाप रे, कितना महंगा है। ना ना, माँ पुरानी साड़ी पहन लेगी। वैसे भी कितने ही दिन बचे हैं माँ को, अब तो वो बूढ़ी हो रही है। इतना कहकर हरिया घर का राशन लेकर घर पहुंचता है। अब माला राशन निकालने लगती है तो वो देखती है कीड़े लगे हुए चावल, फफूंद लगी हुई दाल और चाय की पत्ती के पैकेट को चूहों ने कुतर रखा होता है। माँ जी देखिए ना, कुछ दिनों में तो हमें भूखा मरना पड़ेगा, ऐसे दिन आने वाले हैं। अब क्या कर दिया इस नालायक कमबख्त ने। माँ जी देखिए तो आप, सड़ी हुई दाल, कीड़े लगे हुए चावल और चूहों की कतरी गई चाय की पत्ती लेकर आए हैं ये। राम राम हरिया, यह तू क्या कर रहा है? मुझे तो लगता है कुछ दिनों में हमारे घर में अकाल पड़ने वाला है। इतनी कंजूसी भी ठीक नहीं। अरे माँ, जिस राशन की आप बात कर रही हैं वो सब मुझे मुफ्त में दिया है। अब आप मुफ्त में दी गई चीजों में भी क्वालिटी ढूंढ रही हैं। अब तू भी फ्री की चीज लेने जाएगा तो वो बेचारा भी क्या करेगा, अपना नुकसान थोड़ी ना करवाएगा। मैं तो जा रहा हूँ खेत में सब्जियाँ तोड़नी है और सुबह उन्हें मंडी भी ले जाना है। आप लोगों को इस राशन को साफ कर बनाना है तो बनाओ, वरना भूखे रहो। इतना बोलकर हरिया खेतों की तरफ निकल पड़ता है। तभी माला के घर रूमा का आना होता है, जो कि उसकी पड़ोसन थी। अरे क्या बात है माला, लगता है किसी ने फ्री में राशन दे दिया, उसकी साफ सफाई करने में लगी है। सारा गांव जानता है मेरे हरिया के बारे में, कितना कंजूस है वो। अब इसमें कोई पूछने वाली बात है। अरे काकी, आपके बेटे से याद आया, कल मैं खेत में उन्हें देखकर 2-4 मिर्च मांगने गई तो पता है उन्होंने मुझे क्या कहा? क्या कहा तुझे मेरे बेटे राम किशन ने? कहने लगे कि अब तुम लोगों को मिर्च बांटने लगूंगा तो मंडी में लेकर क्या जाऊंगा। बताओ, 2 मिर्च की बात थी, उसमें भी इतना सुना दिया और ऊपर से मिर्च भी नहीं दिया, और मोती के कुत्ते को मेरे पीछे छोड़ दिया, वो अलग। जब तुझे पता है तू मधुमक्खी से शहद मांगने जाएगी तो मधुमक्खी तुझे काटे बिना तो आने नहीं देगी। माँ जी, मैं तो कहती हूँ अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे साथ साथ उन्हें भी काफी दिक्कतें आने वाली हैं। उन्हें आप समझाती क्यों नहीं? तेरे सामने की बात है ना, कल ही उससे मैंने कहा था यह कंजूसी छोड़ दे। लक्ष्मी भी उसी के घर आती है जो दिल खोल कर दान पुण्य करता है। माँ जी, एक साधु बाबा आए थे और वो खाने के लिए कुछ मांग रहे थे, लेकिन शायद उन्होंने कुछ कहा था उनसे, यही कि मैं तुम्हारी तरह कपड़े पहन लूंगा तो मुझे दिन के कितने मिल जाया करेंगे। तो काकी, उस साधु बाबा ने क्या कहा भाई साहब से? यही कि कल से नुक्कड़ पर आ जाना, दोनों साधु बाबा बनकर भिक्षा मांगा करेंगे और शाम में आधा आधा बांट लेंगे। तभी मैं कहूँ, आज एक साधु बाबा आया था, उसकी शक्ल भाई साहब की तरह क्यों मिल रही थी? कहीं वो भाई साहब ही तो नहीं थे? अरे नहीं नहीं रूमा,
वो साधु बाबा बनने के लिए कपड़े खरीदने में भी सोचेगा। तू तो जानती है वह कितना कंजूस है। हो सकता है मुझे धोखा हो गया हो। अच्छा ठीक है काकी, मैं चलती हूँ। हरिया की कंजूसी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। हरिया की कंजूसी से न सिर्फ उसका परिवार बल्कि गांव के लोग भी परेशान रहने लगे। एक रोज हरिया का दोस्त मोती हरिया के घर आता है। अरे हरिया, कहाँ जा रहा है? बाहर तो आ, तुझसे काम है। अरे बेटा मोती, अंदर आजा, हरिया नहा रहा है। अब मोती जैसे ही अंदर आता है और हरिया नहाकर मोती के पास आता है, वो देखता है मोती को उसकी माँ ने चाय दे रखी है, तो हरिया उस चाय को पीने लगता है। अरे माँ, आपको कहा था चाय बना देने के लिए, ये नहीं कहा था कि मेरे हिस्से की चाय मोती को दे दो। वो चाय मेरी ही थी, तेरी चाय तो ये रही। चल कोई बात नहीं, ये चाय भी मैं पी लेता हूँ। अरे नहीं नहीं, मुझे सर्दी हो रही है, ये चाय मुझे पीने दे। और बता, तू यहाँ किस काम से आया है? कितना कंजूस है तू, अपने दोस्त के मुंह से निवाला छीन कर खाने वाला। ऐसा है तू कंजूस कहीं का। कल ही सेठ आया था, कह रहा था 1 साल होने को है, हरिया ने मेरे पैसे नहीं लौटाए। अरे माँ, जब भी वो आए ना तो कह दिया करो कि हरिया से बात कर लिया करो, वो आपको अपनी बातों में फंसाता रहता है। तो तू ही उसके घर जाकर बातचीत क्यों नहीं कर लेता? देखो माँ, मैं उसे हफ्ते में 1 दिन तो सब्जियाँ पहुँचा ही आता हूँ। क्या वो कम है जो अब वो मुझसे पैसे भी लेगा? सब्जियाँ भी देख रहे हो ना कितनी महंगी हो गई है, आसमान छू रहा है सब्जियों का भाव। अब हरिया अपने दोस्त मोती के साथ इतना बोलकर घर के बाहर निकल जाता है। हरिया के जाते ही सेठ धर्मपाल कमला के घर आता है। अरे कमला बहन, लगता है हरिया आज भी घर नहीं है। आपने उसे पैसों का याद तो दिला दिया था ना? हाँ, मैंने उसे अभी ही कहा है, जाते वक्त सेठ जी से मिल लेना। कमला जी देखिए, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, आपको अपनी बड़ी बहन मानता हूँ। बस आप अपने लड़के को सुधार लीजिए, इतनी कंजूसी सही नहीं है। मैं तो कहती हूँ आप रोज आकर मेरे दरवाजे पर तगदा किया कीजिए, ताकि उसे अकल आए और शर्म भी, और वह आपको आपके पैसे लौटा दे। मुझे लगता नहीं वो मेरे पैसे लौटा पाएगा, बड़ा ही बेशर्म है, और बात तो इतने प्यार से करता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सेठ जी, एक आपसे ही उम्मीद है कि आप मेरे लड़के को सुधार सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कमला बहन, लेकिन कह नहीं सकता कि आपका कंजूस बेटा सुधरेगा या नहीं। अपने बेटे से तो कमला भी परेशान थी। अब कमला अपने बेटे को सुधारने के लिए सेठ धर्मपाल का सहारा लेती है। सेठ एक रोज अपने कुछ आदमियों को हरिया के साथ मारपीट करने के लिए भेजता है। अरे अरे भाई लोग, कौन हो तुम लोग, और अचानक मेरे खेत में आकर मुझे क्यों घूर रहे हो? जल्दी से पैसे निकाल, और ये सोने की अंगूठी जो तूने पहन रखी है वो भी दे। चाहे मेरी जान चली जाए, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं देने वाला। लगता है ऐसे मेरे हाथों पिटना ही लिखा है। देख ले, जान प्यारी है तो तेरे पास जितने पैसे हैं वो सब मेरे हवाले कर दे, और ये सोने की अंगूठी भी। हरिया को कुछ आदमी घेर कर यह सब बोल ही रहे होते हैं, तभी साजिश के तहत सेठ खेत में पहुंच जाता है। सेठ जी, मुझे बचाइए, ये लोग मुझसे पैसे और मेरे सोने की अंगूठी छीन रहे हैं। अरे अरे हरिया, क्या कर रहा है? तुझे पता भी है ये किसके आदमी हैं? जंगल में जो लुटेरे रहते हैं उनके आदमी हैं। अरे जल्दी से इन्हें पैसे देते और अंगूठी भी। नहीं नहीं सेठ जी, मैंने ना तो पैसे दे सकता हूँ, ना ही ये सोने की अंगूठी। ये सभी बहुत कीमती है, बहुत। अरे फिर तो तू भगवान को याद कर ले और भगवान को थोड़ी सी रिश्वत दे दे, और बोल 5 ब्राह्मणों को, फिर गांव के लोगों को खाना खिला दूंगा। ऐसा बोलकर भगवान को याद कर। हे प्रभु, अगर ये लोग मेरी जान छोड़कर चले जाएंगे और मेरा पैसा और ये कीमती अंगूठी भी नहीं लेंगे, तो मैं गांव के लोगों को खाना खिलाऊंगा। मुझे लगता है हम गलत आदमी के पास आ गए हैं। आपका नाम रामू है क्या? हम रामू को ढूंढ रहे हैं, रामू को। लेकिन सेठ जी ने तो अभी आपका नाम हरिया लिया है।
अरे भाई ये हरिया है, अच्छा वाला इंसान है, आप इन्हें परेशान मत कीजिए। रामू तो दूसरे गांव में रहता है, ये तो मैं आपको उसका पता बता देता हूँ। सेठ इतना बोलता ही है कि वह आदमी वहाँ से चले जाते हैं और हरिया की सांस में सांस आ जाती है। उन आदमियों के जाने के बाद हरिया सेठ से कहता है, अच्छा हुआ बला टल गई, मैं तो खामखा ही डर रहा था। देखा सेठ जी, वो लोग तो आपके कारण गए हैं। मैंने भगवान को भी कह दिया है कि गांव के लोगों को खाना खिलाऊंगा। अब तो हरिया तुम्हें गांव के लोगों को खाना खिलाना ही पड़ेगा। चलो मैं ही गांव के लोगों की दावत दे आता हूँ। इतना बोलकर सेठ वहाँ से जल्दी जल्दी निकल पड़ता है और हरिया सेठ को आवाज देता ही रह जाता है। इधर सेठ सारे गांव वालों को हरिया के घर खाना है ऐसा न्योता दे आता है और हरिया इधर परेशान हो रहा होता है कि आखिर वह गांव के इतने सारे लोगों को खाना खिलाकर अपने पैसे बर्बाद कर रहा है। माँ, माला, तुम्हें पता है ना गांव के लोगों को खाना खिलाने में कितने पैसे जाएंगे? सेठ जी ने सारे गांव वालों को न्योता भी दे दिया है। तो आपने अपनी जान बचाने के लिए भगवान से ऐसी मन्नत ही क्यों मांगी थी? अगर आपने इसको पूरा नहीं किया तो भगवान क्रोधित हो जाएंगे। हरिया के मन में कई सारे सवाल चल रहे होते हैं और रात तक वह कल के भोजन के लिए कोई भी तैयारी नहीं करता है। लेकिन कमला और माला रामकिशन की कंजूसी को दूर करने की तरकीब सोच चुके थे। हरिया माँ लक्ष्मी को बहुत मानता था। तभी देर रात हरिया की जब नींद खुलती है तो वह देखता है उसके सामने साक्षात माँ लक्ष्मी खड़ी हैं। हरिया, अगर तुमने सुबह गांव के लोगों को बिना खिलाए लौटा दिया तो तुम्हारे पास जमा सारा धन दौलत सब नष्ट हो जाएगा। क्या क्या आप माँ लक्ष्मी हैं? माँ लक्ष्मी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। मैं सुबह ही गांव के लोगों को खाना खिलाऊंगा और कंजूसी तो मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगा। दरअसल माँ लक्ष्मी के भेष में माला ही रात के समय हरिया को सबक सिखाने आती है और हरिया अगले ही रोज गांव के सारे लोगों को खाना खिलाता है। हालांकि गांव के लोग भी हैरान होते हैं कि आखिर अचानक हरिया को क्या हो गया है। जो वो अपने घर के लिए 1 रुपए तक नहीं निकालता था, आज वह सारे गांव वालों को एक साथ बिठाकर खाना खिला रहा है। सेठ भी इस बात से बहुत खुश होता है क्योंकि हरिया कुछ ही समय बाद सेठ के बकाए पैसे भी लौटा देता है। देखा कमला बहन, मेरी तरकीब काम आई ना, और मैंने आपके कंजूस बेटे को भी सुधार ही दिया। वह इतनी जल्दी भी नहीं मान रहे थे। वो तो मैंने माँ लक्ष्मी के रूप में अपने पति को दर्शन दिए, तब जाकर उन्हें एहसास हुआ कि वो जो कर रहे थे वो गलत है। कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, काम तो बन गया ना अपना।